इस चीज़ को मैंने स्टार्ट किस तरह से किया। देखिए, वीज़ा लगने की गारंटी कोई नहीं देता। आपके पास अपनी स्टेटमेंट है, अपॉइंटमेंट कब ओपन होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप मुझे ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो पूरा प्रोसेस जो है वो डिटेल में जानना चाहते थे कि मास्टर्स के लिए मैंने कैसे अप्लाई किया। बट मैंने खुद नहीं किया था, मेरे कंसल्टेंट ने किया था। बट आई नो ऑल द प्रोसेस एंड मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्यूरीज होती हैं कि स्टेटमेंट आपने कितनी जमा करवाई, कैसे जमा करवाई, कितना टाइम लगा अपॉइंटमेंट मिलने में, बहुत सारी चीज़ें। और ये भी आया था कमेंट कि आप पूरा प्रोसेस जो है वो डिटेल से बताएं। तो जो भी मैं प्रोसेस बता रही हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस और अपना जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था वो मैं अपना बता रही हूँ, और जो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद पीएचडी स्टूडेंट और बैचलर स्टूडेंट और द फैमिली इमिग्रेशन प्लान। तो जो भी मैं आपको बताऊंगी वो मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए है, और वो भी जो कराची से अप्लाई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर इज़ लिटिल बिट डिफरेंस, द पीपल हु आर अप्लाइंग फ्रॉम पंजाब, तो वो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई ऑलवेज़ टेल पीपल के जो है क्या नाम है, आप अपने एरिया में या आप अपने प्रोविंस में जो कंसल्टेंट है, मशहूर कंसल्टेंट है, आप उनसे एक बार मशवरा राय ले लें, क्योंकि राय मशवरा लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप प्रोसेस खुद से कर सकते हैं देन वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं लगता तो आप कंसल्टेंट के हाथ में अपना केस दे सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि ये प्रोसेस शुरू कैसे हुआ। एंड बाय द वे आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक देखें सो दैट आपकी कोई भी डिटेल जो है ना वो मिस ना हो, और कोई भी जो है क्या नाम है क्वेश्चन जो हो जिसका आंसर शायद आपको इस वीडियो में मिल सकता है वो मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, नॉलेजेबल लगती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दिस गोना हेल्प मी अ लॉट हेयर। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इस चीज़ को मैंने स्टार्ट किस तरह से किया। तो सबसे पहले जो होता है ना, बेसिक जो चीज़ जो आपने कंसल्टेंट के पास जाना है, या आप उससे पहले करवा लेते हैं या आप वैसे ही करवा लें अगर आपका फ्यूचर में प्लान है बाहर जाने का, नॉट ओनली ऑन स्टूडेंट वीज़ा बल्कि जॉब वीज़ा के लिए भी और बाकी सारी चीज़ों के लिए, वो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन होना बहुत ज़रूरी है एंड वेरिफिकेशन। अटेस्टेशन जो होती है वो आपका जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का डॉक्यूमेंट होता है वो सबसे पहले एचईसी से अटेस्ट होता है, उसके बाद आईबीसीसी से अटेस्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है बैचलर की, वो आपकी जो है क्या नाम है पहले एचईसी से अटेस्ट हो जाती है। आईबीसीसी में आप ये तीनों डॉक्यूमेंट देते हो, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और आपकी बैचलर की डिग्री। फिर जब वहाँ से आईबीसीसी से अटेस्ट होकर के आता है तो देन यू गो टू द एचएससी, और एचएससी में भी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देते हो। ऑल्दो सिर्फ वेरिफिकेशन जो है वो आपके एचएससी की डिग्री की होती है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री है। सॉरी, मैं बार बार एचएससी बोल रही हूँ। जो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो आपकी जो है वो एचएससी से अटेस्ट होती है, लेकिन आपके इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट भी साथ में जाते हैं, वो भी आईबीसी से अटेस्टेड। उसके बाद जो है क्या नाम है, जब आपके ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं एचएससी से, फिर आप जाते हो मोफा की तरफ। मोफा में जो है वो वेरिफिकेशन होती है, और उनमें इन सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है जो आप 1 बाय 1 करवाते हो, यानी आप एक साथ सबमिट कर देते हो। आई वुड गिव यू द सजेशन कि आप इन सारे इदारों में जो है ना सुबह के टाइम पे जाएं 8 बजे, ठीक है, ताकि जो भी आपका काम है ना वो शाम तक पूरा हो जाए मोस्ट प्रोबेबली, या अगर नहीं भी तो अगले दिन तक पूरा हो जाए। तो ये मैक्सिमम अगर आप एक हफ्ता लगा के भी काम करते हैं ना तो ये आपका काम पूरा हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हम चलते हैं कि ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो गए। अगर इसके बाद आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई अब आप कैसे करते हो, तो आप अपना सब्जेक्ट जानते हो कि क्या है। जैसे मेरा जो सब्जेक्ट था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था। मैंने अपना बैचलर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया था। फिर उसके बाद मेरा जो 5 साल का एक्सपीरियंस रहा वो भी मेरी फील्ड में ही रहा था, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही। तो अब मैंने जो है वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ निकाली, ठीक है। टॉप 10 गूगल पे आप लिखते हो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इटली, जर्मनी, वेयर एवर यू वांट टू गो इन यूरोप, आप उस कंट्री की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ निकालते हो, और उस यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके उनकी ईमेल निकाल करके अगर आप उनको ईमेल करते हो ना तो उसका ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स आता है। अब बहुत लोगों का सवाल ये शुरू होता है कि हम अप्लाई कब करें, हमें कैसे पता चलेगा कि एडमिशन ओपन है या नहीं है।
तो आपको जो है ना नज़र रखनी पड़ती है वेबसाइट पे। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो रहा होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एक स्पेसिफ़िक टाइम पे वो ओपनिंग हो रही होती है, कुछ सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफ़िक टाइम पे ओपनिंग हो रही होती है। तो आपने जो है ना मार्च से लेकर के अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे जो है वो नज़र रखना शुरू कर देनी है और सब्जेक्ट पे नज़र रखना है कि वो सब्जेक्ट आपका जो है उसमें एडमिशन जो है वो ओपन है या नहीं है। तो ये वेबसाइट एक्सप्लोर करने से ही आपको पता चलेगा। वेबसाइट आई नो उनकी इटालियन में होती है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आप उसको ऊपर से ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। ऑल्दो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप उनको ईमेल करके ये बता सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कोशिश करें कि मार्च से ही ये प्रोसीजर स्टार्ट करना शुरू कर दें। तो आप उनको ईमेल करें, उनको बोलें कि मैं स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट में जो है वो मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो जो है कि कैन यू प्लीज़ गाइड मी के जो एडमिशन है वो ओपन है या नहीं है, या डू लेट मी नो कि जब वो एडमिशन ओपन होंगे ना तो वो आपको फॉलो अप करते हैं उस ईमेल पे ना। फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो आप अगर उनको ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट दोगे ना तो आपका ये आधे से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ख्वारी वाला काम ना यही होता है, अटेस्टेशन, इधर उधर भागना, ये सारी चीज़ें। तो ये काम अगर आप करके अपने आगे प्रोसीजर में छलांग मारते हो ना तो आई वुड से कि मतलब इट्स बेटर। तो आप अगर उनको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट देते हो, क्योंकि अगर आप आपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नहीं दिए, बहुत लोगों की वैसे भी एडमिशन हो जाती है, तो वीज़ा फाइल कराने के लिए आपको फिर ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तो आप बेहतर है कि आप ये पहले ही कर लें। ओके, फिर आपकी एडमिशन जब आ जाती है तो फिर आप अपनी वही बात है कि आप अपने स्पॉन्सरशिप अब आपके ऊपर है कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं अपने आप को, या आपकी फैमिली में कोई आपका हस्बैंड है या आपको फादर है वो स्पॉन्सर कर रहा है। मेरे केस में मेरे फादर ने मुझे स्पॉन्सर किया था, तो मेरे फादर की इनकम सर्टिफिकेट, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, जॉब रिलेटेड जितने भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डिटेल डॉक्यूमेंट लिस्ट है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है, ताकि जो एक वीज़ा फाइल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आफ्टर एडमिशन, तो उसके लिए जो है क्या नाम है, और स्कॉलरशिप के लिए वो सारी लिस्ट जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन लाजमी देख लीजिएगा। तो स्कॉलरशिप के लिए आपका जो है ना, स्कॉलरशिप के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, बट उनको थोड़ा सा साइड में, और स्कॉलरशिप पे भी नज़र रखिएगा, क्योंकि ये होता है बाज़ों का, जैसे मेरे साथ हुआ था कि मेरी स्कॉलरशिप की टाइमिंग मिस हो गई थी, ठीक है। तो स्कॉलरशिप मैं नहीं ले सकी थी। स्कॉलरशिप नहीं लोना तो आपको मसला हो जाता है, बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे मुझे सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, मतलब मैं जॉब भी करूँ, एल में पढ़ूँ भी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आपको कोशिश करें कि यू शुड कीप एन आई ऑन स्कॉलरशिप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और या फिर वही बात है कि आप ईमेल पे भी पूछ सकते हो कि स्कॉलरशिप के लिए मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। उसके लिए डॉक्यूमेंट यही होता है कि आपको जिसने स्पॉन्सर किया है उसका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपको जो है वो आपको कम से कम पैसों में दिखाना होता है, क्योंकि स्कॉलरशिप के टाइम जब आप अप्लाई करते हो तो आपको अपने आप को गरीब शो करना होता है, और जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो आप लोगों को अपने आप को अमीर शो कराना होता है, इसलिए कि आप वहाँ पर जा करके भीख नहीं मांगोगे, और वहाँ पे जाकर के आपने सेटल नहीं होना, आपने एजुकेशन करके आपने वापस ही आना है। ये पर्पस होता है वीज़ा फाइल में आपको दिखाने का, ठीक है, जब आप फैमिली इनकम सर्टिफिकेट देते हो। स्कॉलरशिप में आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। तो ये बताने का मकसद ये कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो स्कॉलरशिप के लिए तो आप अप्लाई कर लेते हो, फिर उसके बाद जो है वीज़ा फाइलिंग के लिए ना आपको स्टेटमेंट जो है वो 25 लाख तक की मैंने शो कराई थी, और जब आपकी एडमिशन आ जाती है ना आप उस दिन से जो है अपना स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दो। अगर अगर आपके पास अपनी स्टेटमेंट है, अपने पैसे हैं, तो वो भी पैसे मतलब आपके अकाउंट में इस तरह से होने चाहिए, या आपके फादर के अकाउंट में, कि वो जस्टिफाइड हों कि हाँ वो आपके ही पैसे हैं। बहुत लोग जैसे पैसे जो है वो दूसरों से लेते हैं, बोरो करते हैं, और वो एक साथ ही सारे पैसे जो है वो अकाउंट में थ्रो कर देते हैं, तो वो जस्टिफाइड नहीं होते कि वो एकदम से इतने पैसे कैसे आए, ठीक है। तो जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, और वो पैसे जहाँ से भी आए हैं, लेट्स से कि आपके पास कोई एसेट्स हैं, लेट्स से कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, या आपको वो पैसे जो है वो अपनी सैलरी से आपने पैसे जोड़ जोड़ के सेव किए हैं, तो वो दिखना चाहिए बाकायदा आपकी स्टेटमेंट में ना, कि आपने ठीक है इस मंथ इतने पैसे आए थे इस अकाउंट में, इस मंथ इतने पैसे आए थे, और इस तरह से पैसे आ करके ये स्टेटमेंट बनी है। ये नहीं दिखना चाहिए कि अचानक से किसी ने इतना सा अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में डाल दिया है।
तो आपकी स्टेटमेंट जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इधर आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं या इधर आप खुद अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो आपकी स्टेटमेंट जो है वो आपकी स्ट्रांग नज़र आनी चाहिए कि वो पैसा, इतना अमाउंट आपके पास कहाँ से आया है, वो आपका ही है या ये एक फ्रॉड है। ठीक है। और जो मैं यही बात कहती हूँ कि व्हेन यू डू अप्लाई फॉर कोर्स, तो ट्राई टू अप्लाई इन द कोर्स जो कि आपकी प्रीवियस फील्ड या प्रीवियस आपकी डिग्री से रेलेवेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा केस इसलिए स्ट्रॉन्ग भी रहा क्योंकि वो मेरी बैचलर की डिग्री एंड देन फिर मेरा जॉब एक्सपीरियंस भी वही था, एंड देन फिर मैंने मास्टर्स के लिए भी उन्हीं सब्जेक्ट में अप्लाई किया था। तो आप कोशिश करें कि अपने उसमें कोर्सेज में अलाइनमेंट रखें। मोटिवेशन लेटर जो आप यूनिवर्सिटीज़ को भेजते हो ना कि मेरा इसमें इंटरेस्ट क्यों है और आप किस लिए जो है उस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, वो भी बड़ा मैटर करता है। अब आप मोटिवेशनल अगर लेटर जानना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट में बताएं, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगी कि मोटिवेशन लेटर आपका किस तरह से जो है वो बनना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर एक वीज़ा फाइल बनाने का ना, जो मैंने अपने कंसल्टेंट को देखा कि एक प्रॉपर वीज़ा फाइल बनाने का ना एक पूरा तरीका होता है। ठीक है। आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है, वो तो सब बंदा कर ही लेता है इधर उधर से ना। फिर उन्होंने पूरी फाइल भी जो है ना वो पूरा प्रॉपर एक सेट से बनाई थी कि पहला डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, फिर उसके नीचे कौन सा डॉक्यूमेंट, फिर उसके नीचे कौन सा डॉक्यूमेंट। एंड मैं कराची से हूँ, तो हम लोगों का ऐसे कोई एम्बेसी में इंटरव्यू नहीं होता। तो हम लोग जब गए थे तो मैं वैसे अपनी इंटरव्यू की पूरी तैयारी करके गई थी। तो उन्होंने मुझसे कुछ खास चीज़ें नहीं पूछी थी, 3-4 चीज़ें ही पूछी थी कि आपका नाम क्या है, आप क्या करती हैं, आपकी फील्ड क्या है और आपको स्पॉन्सर कौन करता है। मैंने बताया मेरे फादर स्पॉन्सर करते हैं। फिर मेरे फादर का भी ऑक्यूपेशन पूछा उन्होंने। तो वो सारी चीज़ें जो भी आप बोल रहे हो ना, वो टिप टू टो अगर आपने सही सच्ची लिखी हुई होंगी या अगर आपने सच्ची नहीं भी लिखी, जो भी हैं, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स से मिलनी चाहिए। जब वो आपसे वहाँ पे पूछते हैं, मतलब एक छोटा सा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन जो होता है ना, 1-to-1 कम्युनिकेशन जो होता है, उसमें जो भी वो आपसे पूछते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही होना चाहिए जैसे आप डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट कर रहे हो। ठीक है। तो बस इतना सा ही है। बाकी जो वीज़ा लिस्ट है, वीज़ा फाइल लिस्ट है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में बिलो डाल दूँगी क्योंकि मेरे मोबाइल में सेव है। वो आप लोगों को वहीं से आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है। बाकी मैं यही बोलूँगी कि अगर आप किसी भी कंसल्टेंट से भी करवा रहे हो ना, या आप खुद भी कर रहे हो, देखें वीज़ा लगने की गारंटी कोई नहीं देता। ठीक है। कोई कंसल्टेंट, मेरे कंसल्टेंट ने भी वीज़ा लगाने की कोई गारंटी नहीं दी थी। ठीक है। इट टोटली अप टू योर लक। ठीक है। मतलब ये आपके लक के ऊपर है बस। फिर इसमें आप हाजत की नमाज़ पढ़ें, दुआ करें कि जब आपका एडमिशन हो गया है तो आपका वीज़ा भी लग जाए। क्योंकि वीज़ा मैंने खुद कराची में ही भी बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट होते हुए देखा है, और नॉट इवन 1 टाइम, जिन्होंने 2nd टाइम अप्लाई किया था, 3rd टाइम अप्लाई किया था, उनका भी मतलब मैंने रिजेक्ट होते हुए देखा है। तो वीज़ा इज़ टोटली अपॉन ऑन लक। अगर कोई आपसे कहता है कि वीज़ा हम आपको 100% लगवा के देंगे तो वो फ्रॉड है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि दिस वीडियो को ना हेल्प यू अ लॉट। और जो मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी थी वो यही थी कि मतलब जो है क्या नाम है वो 25 लाख की होती है। और हाँ, एक और सवाल कि अपॉइंटमेंट कब ओपन होती है। अब मेरा कंसल्टेंट से क्योंकि रब्ता था, तो मेरे कंसल्टेंट ने मुझे बताया था कि अपॉइंटमेंट ओपन हो गई है और आप अप्लाई करना शुरू कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और टिप दूंगी। अगर आप कंसल्टेंट्स के साथ अप्लाई नहीं भी कर रहे, तो जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो और आपका यूनिवर्सिटी से ओके हो जाता है ना एडमिशन, तो यूनिवर्सिटी एक आपका लिटिल बिट छोटा सा इंटरव्यू रखती है। अब मेरा जो इंटरव्यू हुआ था ना वो हुआ था स्काइप पे, और इंटरव्यू ऐसे अकेले 1-to-1 नहीं होता, वो होता है उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो अप्लाई कर रहे हैं इटली में। अब जैसे मैंने स्काइप पे इंटरव्यू दिया था, तो मेरे साथ 6 लोग और बैठे हुए थे। कुछ इंडिया से थे, कुछ पाकिस्तान से थे, जो उस यूनिवर्सिटी में उस स्पेसिफिक कोर्स में अप्लाई कर रहे थे। ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि आप स्काइप में जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनमें से आप कुछ लोगों को कनेक्ट कर लें अपने साथ, स्काइप पे ही पर्सनल कनेक्ट कर लें, फिर आप व्हाट्सअप नंबर दे दें और उनके साथ कम्युनिकेशन में रहें। वो भी आपको इस चीज़ में हेल्प दे देंगे कि BLS की अपॉइंटमेंट कब ओपन हो रही है, वो आपको बता देंगे। मुझे वहाँ से भी पता चल रहा था और मुझे मेरा कंसल्टेंट भी बता रहा था। अगर आपके पास कंसल्टेंट नहीं है, तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आपके साथ बहुत लोग बैठे हुए हैं इंटरव्यू देने वाले, तो आप उनके साथ भी कनेक्ट होकर के अपनी चीज़ें क्लियर आउट कर सकते हो। अगर आपको नहीं मालूम हो रहा कि कब अपॉइंटमेंट ओपन हो रही है, हमारी सितंबर में हो गई थी, तो इसलिए फिर जो है क्या नाम है अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो
वेरी होती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि देखें उससे पहले भी तो बहुत सारे एडमिशन हुआ था ना, उससे पहले भी तो कितने सारे स्टूडेंट्स आते रहे हैं, तो क्या तब ओपन नहीं हुई थी? तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ओपन होती है। या आपको उसी वक्त जो आपके बैच में अप्लाई कर रहा है वही आपको गाइड कर सकता है कि हाँ यार अब अपॉइंटमेंट ओपन हुई है, सो यू शुड अप्लाई। तो मेरा कंसल्टेंट से था, लेकिन मैंने अपॉइंटमेंट के लिए खुद ही अप्लाई किया था, और उसमें भी यही होता है कि आपको परफेक्ट टाइमिंग पे जब आपको पता लगे कि हाँ अब ओपन हुई है, अब फ़ौरन से जा करके आपको अप्लाई करना होता है, और बार बार करने से ये होता है कि आपको पैटर्न पता चल ही जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है और आप अपॉइंटमेंट ले ही लेते हो। तो मैंने किसी की हेल्प नहीं ली थी अपॉइंटमेंट लेने में, अपॉइंटमेंट मुझे खुद ही मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी यही कहूँगी कि आप लोग ट्राई करोगे सुबह के टाइम में या ऐसे टाइम पे जल्दी सवेरे उठना होता है, क्योंकि कभी कभी बहुत सुबह सुबह भी अपॉइंटमेंट खुली हुई होती है, तो आपको बहुत जल्दी से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। और क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं उस टाइम अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल से ही अपॉइंटमेंट मिलती है। आई नो कि मुझे भी खुद कितनी मुश्किल से मिली थी, बट ट्राई करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आई होप कि मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर कोई भी जवाब मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो के कमेंट पे करें, सॉरी इस वीडियो के इस कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करें, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप बाज़ औक़ात उस पर कमेंट कर रहे होते हो, तो मुझे वो या तो नज़र नहीं आती या इतने टाइम बाद नज़र आती हैं कि मैं वो चीज़ें मिस आउट कर चुकी होती हूँ। तो आप कोशिश करें कि जो लेटेस्ट वीडियो हो उस पर आप कमेंट करें, और मेरे शॉर्ट्स को आप मिस ना करें, क्योंकि शॉर्ट्स में मैं बड़ी वीडियो बनाना कभी कभी हमें टाइम नहीं होता, तो हम शॉर्ट्स में जो है वो वैल्यूएबल चीज़ें या नॉलेजेबल चीज़ें हम शेयर कर देते हैं। तो आई होप दिस वीडियो गोना हेल्प यू। इफ़ येस, then please do let me know in the comment, and do ask any question you want to ask, and please like this video and subscribe my channel। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।